आइए बढ़ते हैं आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं बिगुल के साथ विकास सेठी साहब और राजेश पालविया जी का। विकास जी और राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत। सबसे पहले लॉन्ग टर्म पिक राजेश जी आपकी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो अनिल जी, आज जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। अगर ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 2 महीने से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। अगर हम इसका सेटअप देखें 310 के आसपास इसने एक बेस बनाया, उसके बाद स्टॉक 360, ये एक रेंज थी इसकी करीब 40-50 रुपए की, इसमें कंसोलिडेशन हुआ। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक 100-200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी देखें तो उसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में नियर टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके अगर दूसरे इंडिकेटर्स भी देखें तो वो भी सारे पॉजिटिव टेरिटरी में। जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे तो 410 से 425 ये टारगेट हमें लगता है महिंद्रा लॉजिस्टिक में देखने को मिलेंगे। तो 358 के आसपास है, 358 348 के रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 330 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 410 से 425 तक के। से 425 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर करनी है खरीदारी। और पिछले हफ्ते आशीष कुकरेजा साहब भी स्टॉक के बारे में बात करके गए थे, उन्हें भी ये स्टॉक पसंद है। पर 10 की कमाई, 2 और कॉल्स बाकी हैं। पहले चलते हैं जय ठक्कर के पास। जय, बताइए आपकी क्या कॉल है 10 की कमाई के लिए? डेफिनेटली दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि कावेरी सीड्स KSCL ये खरीद कर चलना चाहिए। दीपांशु, एक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है मेरे हिसाब से। कारण ये है कि ये स्टॉक में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें लगभग काफ़ी समय से देखने मिल रहा है, और जो हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है और अच्छा सपोर्ट ले रहा है अपने 200 डेमा पर, दीपांशु मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 520 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए KSCL पर। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो 560 का है, एंड अगर वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आया दीपांशु, तो ये लगभग 580 तक भी जा सकता है। सो 520 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस 560 एंड 580 ये 2 टारगेट्स के लिए KSCL को खरीद कर चल सकते हैं। कमाई में कावेरी सीड में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब लेते हैं स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला सेठी साहब से करते हैं शुरुआत। सेठी साहब, देखिए आपके पास शुरुआत करने के पहले बैंक निफ्टी हरे निशान में आ रहा है, 13 पॉइंट ऊपर हो गया, अभी से लाल चेहरे में आ गया। आपको देखते थोड़ा बहुत जोश तो आ ही जाता है मार्केट को। तो चलिए, हरे निशान में लौटता हुआ मार्केट कम से कम बैंक निफ्टी पे सही। बताइए सर, लॉन्ग टर्म स्टॉक कौन सा है आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स तो देने के पहले, एक तो पिछली जो वीक में मैंने एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में 3 स्टॉक्स रेकमेंड करे थे, जिसमें शॉर्ट टर्म का पिक था शोभा डेवलपर्स, जो कि 262 पे रिकमेंड किया था, 285 के टारगेट थे, अभी 291 पे ट्रेड कर रहा है और 320 के हाईज ड्यूरिंग द वीक लगाए हैं। दूसरा पोजिशनल पिक था फिलिप्स कार्बन, जो 137 के लेवल पर रिकमेंड किया था, अभी 153 का लेवल है। और जो लॉन्ग टर्म पिक था वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड था, 1246 के लेवल पे रिकमेंड करा था, 1285 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो तीनों स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द वीक। आज जहां मेरा लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है एक मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है एसाब इंडिया। ये कंपनी एक वर्ल्ड लीडर है वेल्डिंग ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारोबार में। इसके अलावा कंपनी पीपीई और एक्सेसरीज जैसे कि हेलमेट्स है, ग्लव्स है, क्लोथिंग, आई प्रोटेक्टर्स, जो कि आजकल काफी डिमांड में है, वो सब बनाती है। फिर आपके गैस इक्विपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एक बहुत ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, शिप बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन और जनरल फैब्रिकेशन, इस तरह की इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, पेरेंट है, नेदरलैंड्स के पेरेंट है। बाकी एक सॉलिड फंडामेंटल्स है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे अराउंड 14% के है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का है। जीरो डेट कंपनी और पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स में अगर कैगर देखेंगे तो अराउंड 38% की कैगर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और एफआईएस डीआईएस भी अराउंड 15.5% ओन करते हैं। तो इस स्टॉक को 1320 के आसपास के लेवल्स पे खरीदने की सलाह है और मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य रहेगा 1600 रुपए का।
1600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए ईसाब इंडिया। ये है आपके लिए सेठी साहब की पिक। विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनके पास भी एक 10 की कमाई का स्टॉक है। बताएं विश्वेश जी। ओके, विश्वेश जी के साथ फिर से संपर्क करेंगे, उनके थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, पर तब तक सुमित जी के पास चलते हैं। उनके पास एक सुपर हिट कॉल तैयार है। सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, 10 की कमाई में मैं भी एक पिक देना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, और स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के नजरिए से बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो छोटी मोटी करेक्शन आई है मार्केट्स में, छोटा मोटा दबाव देखने को मिलता है, इसके अंदर अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। HUL स्टॉक है जो चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL 2140 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 10 की कमाई मतलब लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। यहां से अगर कोई भी गिरावट आती है 2100 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में स्टॉक का जो इमीडिएट टारगेट बनेगा वो बनेगा 2200 से 2250 का, ये होगा पहला टारगेट। और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में मेरे को लगता है HUL के अंदर 2300 से 2350 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप अगर आता है तो HUL में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 2050 के आसपास है, 2050 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 2200-2250 ये इमीडिएट टारगेट होंगे, और ये लेवल्स टूटने के बाद 2300 से 2350 तक के लेवल भी HUL में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट 2250 तक के, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के टारगेट 2350 के। कोई भी डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 10 की कमाई के लिए एक अच्छा पिक है। समय आ रहा है HUL के पार्टिसिपेशन का। आज हम देख भी रहे हैं थोड़े FMCG स्टॉक्स में खरीदारी है, तो यहां पर आप नजर रखिए। पर आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनके पास 10 की कमाई का आइडिया। बताएं विश्वेश जी। ओके, विश्वेश जी के साथ थोड़ा जी विश्वेश जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं बताएं सर, 10 की कमाई का आइडिया क्या है? मेरी आवाज ओके, थोड़ा आज इशू चल रहा है विश्वेश जी के ऑडियो के साथ, हम उसको सॉर्ट करते हैं, पर तब तक अनिल जी के पास चलते हैं। जी सर। बिल्कुल, तो अब आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स को आगे बढ़ाते हैं और राजेश जी से लेते हैं उनकी पिक पोजिशनल वाले स्टॉक्स की। राजेश जी, आपका पोजिशनल मिड कैप स्टॉक। जी अनिल जी, तो अनिल जी पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक रिकमेंड करेंगे वो है MCX। MCX में देखें तो अगर इसका लॉन्ग टर्म सेटअप, शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक लंबी टाइम फ्रेम पे बना है और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन किया है पिछले 15 दिन का, और उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हो चुका है। तो जिस तरीके का सेटअप MCX का है, हमें लगता है MCX को यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। इसमें 2000 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। करंट लेवल पे 1835 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1835 से लेके 1800 तक की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस में थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा, 1770 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट जो होने चाहिए इसके वो 2000 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखने चाहिए। तो MCX काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है पोजिशनल कैटेगरी में बाय करने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए MCX में खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से। 1800 रुपए का स्टॉप लॉस, 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए करें आप तेजी। ये है स्टॉप लॉस 1770 के आसपास, 1770 रख लीजिए स्टॉप लॉस। ये है राजेश जी की तरफ से राय। आइए सेठी साहब, आपका भी मिड कैप स्टॉक जो है पोजिशनल तौर पर जो खरीदना वो बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल तौर पे मुझे आज मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूं एक रियल एस्टेट स्टॉक नेस्को। एक बहुत ही जबरदस्त रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि रियल एस्टेट में भी मेनली एग्जीबिशंस है, फिर आपके कई ऑफिस स्पेस इन्होंने रेंटल पे दिए हुए हैं। और हम जब मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रेवल करते हैं तो गोरेगांव में एक बड़ा लैंड पार्सल आता है जो कि ये कंपनी ओन करती है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 69% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। एक रियल एस्टेट कंपनी होने के बावजूद जीरो डेट कंपनी है, और पिछले 3 साल में भी प्रॉफिट्स में बहुत अच्छी दर से ग्रोथ दर्ज करी है। स्टॉक अभी 512 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड करता है।
और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी एक सिग्निफिकेंट 68% की होल्डिंग है। एफआईएस डीआईएस का भी इंटरेस्ट है। और जिस तरह से हमने हाल के दिनों में देखा ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे बहुत ही शानदार थे, स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी करी। और मेरा जो पिछले वीक का रियल एस्टेट स्टॉक था शोभा डेवलपर्स, उन्होंने भी जो अपडेट्स दिए बहुत अच्छे दिए हैं और फिर उनके भी शेयर में भी एक अच्छी रिटर्न्स ओवर द लास्ट 1 वीक बने हैं। मुझे लगता है नेस्को जैसा स्टॉक यहां से कमाल कर सकता है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। आने वाले 10 से 15 दिन में 575 के लेवल्स की मैं एक्सपेक्ट करता हूं और स्टॉप लॉस रहेगा 490 का। नेस्को पर करी खरीदारी 575 के टारगेट के लिए आप यहां पर नजर रख सकते हैं। विश्वेश जी के साथ हमने ऑडियो अब रिजॉल्व कर लिया है। विश्वेश जी, अगर आवाज आ रही है मेरी तो बताइए सर, 10 की कमाई का आइडिया क्या है? जी दीपांशु, 10 की कमाई का जो मेरी ओर से स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेके टायर। देखिए, जेके टायर में 2015 के बाद ऑलमोस्ट 5 साल के बाद पहली बार हम इतना बड़ा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस। 2.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ था लास्ट वीक और स्टॉक ने ऑन अ शॉर्टर टर्म एक बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न बनाया है जिसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, ये इनकंसिस्टेंसी विद अ सेक्टरल मूव है। अगर आप देखेंगे C8, अपोलो टायर और दूसरे भी सारे बालकृष्ण इंडस्ट्री, जो सारे टायर स्टॉक्स है वो मूव हो रहे हैं। जेके टायर इज नाउ लुकिंग टू मूव हायर फ्रॉम द करंट लेवल, करीबन 72 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एटलीस्ट 84 और उसके ऊपर में 97 के लेवल तक जा सकता है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली बहुत बड़ा परसेंटेज मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर जहां तक फंडामेंटल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी है टायर स्पेस में, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, 7400 करोड़ का सेल कर रहा है, लेकिन मार्केट कैप टू सेल्स का एक रेशियो देखेंगे तो खाली 0.24 का है और इसकी बुक वैल्यू भी 90 के आसपास चली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है करंट पॉइंट पे स्टॉक इज डूइंग डेफिनेटली वेरी गुड। द ओनली थिंग विच इज अ नेगेटिव इन माय ओपिनियन इज द ऑपरेटिंग लेवरेज विच इज 2.96। तो होता क्या है, जब लॉकडाउन हुआ और उसमें अगर सेल्स गिरा होगा तो ड्यू टू हाई लेवरेज स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है 1800 करोड़ के मार्केट कैप है विद अ मार्केट कैप ऑफ 0.24 मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। चार्ट के ऊपर जिस इंटेंसिटी का प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में 84 और 96 के लेवल देखने मिलेंगे। हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 65 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे दीपांशु, और मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करने के लिए होगे। मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने का व्यू है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे और भी अच्छा लगता है स्टॉक, लेकिन फिलहाल के लिए 84 और 96 के लेवल के लिए जेके टायर खरीदने की सलाह। कोई 84 और 96, ओके, ये दो टारगेट हैं। स्टॉप लॉस दूर नहीं, फिर अच्छा 65 का बता रहे हैं, 65 तो ठीक है, मुझे लगा 55 बोल रहे हैं, ठीक है। 65 का स्टॉप लॉस, 84 और 96 दो टारगेट के लिए आपको, 97 दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी जेके टायर में। जेके टायर में विश्वेश जी, इतनी मेहनत सारे फंडामेंटल पढ़ने की, ये सारी जो आपने की, सारे रेशियोज है, इसकी कोई खास वजह, क्यों इतना टाइम लगाया सर आपने? सर देखिए, इंजीनियर हूँ, एमबीए फाइनेंस हूँ, वो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। फंडामेंटल तो क्या है सर, उतना ही समझता हूँ जितना संदीप जी समझते हैं। ये तो शौक है कि प्राइस एनालिसिस करता हूँ जी, प्राइस एनालिसिस। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो शो है, ये 10 की कमाई का शो है, इसमें अगर आप फंडामेंटल डेटा पुशअप करते हो तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने जब डेटा एनालाइज किया तो मुझे एक चीज समझ में आया कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्स रेशियो इफ यू वांट टू फाइंड आउट अंडरवैल्यूड कंपनी। और क्योंकि हम उसको टेक्निकल के लेयर से और फाइन ट्यून करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 0.24 मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो पे मिल रही है और लॉन्ग विद दी बुक वैल्यू बहुत हाई है, इट इज डेफिनेटली गुड। फिर आप जाके जाते हो चार्ट, वीकली चार्ट के ऊपर इतना बड़ा प्राइस वॉल्यूम, विश्वेश जी, और फिर आप विश्वेश जी आपकी लाइफ में कुछ वो, विश्वेश जी वो आपकी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आ गया था ना? विश्वेश जी, आपकी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आ गया था ना, ऐसा मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आप कुछ और बनना चाहते थे, या आपके प्रोफेसर आपको कुछ और बनाना चाहते हैं, आप कुछ और बन गए। क्या हुआ था वो, जरा मैं भूल गया एक्चुअली।
देखिए अनिल जी, एक्चुअली मैं जब इंजीनियरिंग के बाद में जब मैंने एमबीए फाइनेंस शुरू किया तो हमें एक सब्जेक्ट आता था फाइनेंस में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइज, और उसमें मैंने पूरे आईटी सेक्टर का एनालिसिस किया था। और आप मानेंगे नहीं सर, मैंने ओरेकल फाइनेंस जिस लेवल पे रिकमेंड किया था वहां से 3-4 टाइम्स हो गया हमारे करिकुलम के ड्यूरेशन में। तो मैं जब मेरे प्रोफेसर के पास गया, मैंने बोला सर मुझे तो सारी कंपनी एनालाइज करनी है और ये तो बेस्ट थिंग है ऑन अर्थ करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि आप फंडामेंटली इतनी सारी कंपनियां ट्रैक नहीं करोगे, इसके लिए 15-20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप एक चीज देखिए, टेक्निकल एनालिसिस। तो इस हिसाब से मैं टेक्निकल एनालिसिस में गया और फिर मैंने इतनी मोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, वो अच्छी रही। और वो टेक्निकल एनालिसिस मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि कमोडिटी में भी चलता है, करेंसी में भी चलता है, इक्विटी में भी चलता है। तो मैंने सोचा कि फंडामेंटल समझने के लिए कर लेंगे, लेकिन प्राइस इज द अल्टीमेट थिंग। तो इस हिसाब से फंडामेंटल बनते बनते मैं टेक्निकल की ओर आ गया। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल कंपनीज जो है, स्टॉक्स है, वो एक कंपनी होती है, बैलेंस शीट होती है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस अगर हम शेयर करें तो मैं सुनता हूँ संदीप जी को, मैं सुनता हूँ विकास जी को, मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अच्छी चीज लोगों से सीखनी चाहिए। तो हमारे पैनल पे अगर इतने धुरंधर है तो मैं भी अपने 2 सेंट शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो है ना, मैं आपकी एक ही बात से सहमत नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से असहमत हूँ 100%। आपने बोला कि मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने ओरेकल फाइनेंस रिकमेंड किया था 4 घंटे। मैं क्यों नहीं मानूंगा, मेरे को पूरा भरोसा है विश्वेश जी। आपने इतनी बढ़िया रिसर्च करके कई सारे स्टॉक ऐसे बताए, 100% आपने उस जमाने में रिसर्च की होगी, बिल्कुल सही की होगी। तो बिल्कुल मैं 100% मानता हूँ विश्वेश जी, और ये अच्छी बात है। मैंने इसलिए पॉइंट हाईलाइट किया कि जहां आप टेक्निकल्स देखते हैं, टेक्निकल के साथ अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी देखकर ओपिनियन रखें तो बड़ी दमदार होती है। तो ये थी विश्वेश जी की जेके टायर पर फंडामेंटल ओपिनियन। लेकिन टेक्निकल ओपिनियन आ रही है आपके लिए एक स्टॉक पर, और वो आ रही है वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, समो मेरे रडार पर सेल कॉल ही आ रहे हैं। पहला भी हीरो मोटोकॉर्प वो सेल था, वो नीचे है। अभी आ रहा है यूबीएल, जिसने एक मल्टीपल सपोर्ट्स को तोड़ा है 950, 949 के आसपास, अभी 947, 948 के बीच में है। तो आपको यहाँ बेचना है, 950 तक बेचना है। 959 का मेरा स्टॉप लॉस है और मुझे 930 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं। ओके, यूबीएल बेचना है 930 तक के टारगेट के तरफ। समाओ आपके सेल कॉल जो आ रहे हैं, वागले साहब आने दो, सेल कॉल आ रहे हैं, सेल दो। हमने तो ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं कि एफआईएस की आज नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 62% है तो आपको 62% बाय कॉल देने पड़ेंगे, 38% सेल कॉल। आपकी जो मर्जी आए दीजिए। मैं तो बोलता हूँ इतना बढ़िया सेल कॉल आप दे रहे हैं। देखिए सेल कॉल जो दिया सुमित जी ने, रिलायंस का तगड़ा गया। सुमित जी शायद कोफोर्स का भी आपने सेल खोल दिया था क्या? एनआईटी सुमित जी? अनिल जी, आपने शो पहले सबसे पहला सवाल ही कोफोर्स के ऊपर पूछा था और वही स्टॉक से दबाव देखने को मिला था। तो उसमें आपके बोलने के बाद और मैंने व्यू दिया था तो उसमें 2250 से 2200 के टारगेट दिए थे। करेक्ट। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा सुमित जी से मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो शॉर्ट साइड पर कॉल्स आने अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग साइड पर भी कॉल्स हैं और वो है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ज्यादा लंबे नहीं, बस छोटे छोटे थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ही दिनों के लिए। और वो बताने की तैयारी है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म कॉल्स की। राजेश जी से पूछते हैं उनकी पिक। राजेश जी बताइए। अनिल जी, आज जो शॉर्ट टर्म पिक में स्टॉक रिकमेंड करेंगे वो स्टॉक रहेगा गुजरात गैस का। गुजरात गैस में देखें तो एक करेक्टिव एक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुकी है और अगर स्टॉक का सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, 280-85 के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बनाया। और आज के सेशन में जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली, स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में आज रिवर्सल देखने को मिला है, हमें लगता है इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करके चलना चाहिए। 298 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 298 से 293 बाइंग रेंज रखे, 285 का स्टॉप लॉस रखे। और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 330 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो गुजरात गैस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म में बाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनिल जी, लास्ट वीक में हमने जो शॉर्ट टर्म में एक स्टॉक रिकमेंड किया था लाल पाथ लैब, करीब 2100 के आसपास, वो आज 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो स्टॉक में जो हमने शॉर्ट टर्म में रिकमेंड किया था उसके टारगेट अचीव हो चुके।
ओके, अरे वाह, डॉक्टर लाल पैथलैब बिल्कुल मुझे याद है। और वो इसलिए भी याद रहेगा कि वो आप डॉक्टर लाल पैथलैब को इंदौर होने की वजह से आप डॉक्टर लाल पाथलैब बोलते हैं, वैसे वो पैथलैब है। एक मिनट दीप से पूछ रहा, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। दीप, डॉक्टर लाल पैथलैब बोला जाए या पाथलैब बोला जाए? अनिल जी, पैथ लैब होना चाहिए, पैथोलॉजी है तो पैथ लैब ही होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो अनिल जी, अभी मैं इंदौर में हूं, तो आपने बोला इंदौर तो का ठीक इलाज तो रहेगा। है जी, 100%। देखो राजेश जी, अपनी ओरिजिनलिटी बिल्कुल छोड़ना, जैसे है वैसे ठीक है। अरे आप जैसे हैं वैसे यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे पहुंचेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इससे पता चल जाता है कि राजेश जी इंदौर के हैं। ओके, तो डॉक्टर लाल पाथलैब हमारे देखो बंसल जी जब से बदले ना, मेरे को बंसल जी पसंद आने ही बंद हो गए। जब से वो पहले अच्छे खासे गोदरेज सीपी बोलते थे, जब उन्होंने बंद कर दिया गोदरेज बोल, तब से मुझे पसंद नहीं आता। मैं गोदरेज का कोई सवाल आता जाता ही नहीं बंसल जी के बाद, मैं छोड़ देता हूँ। जब अच्छा मजा ही नहीं आ रहा सवाल पूछने में, जवाब देने में, तो फिर जाने ही क्यों। बंसल जी बराबर है ना? नहीं, देखिए अनिल जी, अब तो मैं प्रॉपर गोदरेज बोलता हूँ। और आज अनिल जी सबसे बड़ा हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ाया है राजेश पालिया जी ने, जिन्होंने लाल पाथलैब बोला है। तो अनिल जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि मेरे जैसे और भी जीव जंतु इस धरती पर हैं अनिल जी। आप जैसे ही ज्यादा है, बाकी दूसरे दीप जैसे कम है। हमारा तो हमेशा का ये प्रॉब्लम है। तो जो समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे बोलते रहे। बस आप जो बोल रहे हैं और जो सुन रहा है, उन दोनों को आपस में समझ में आ जाना चाहिए, बात खत्म। बाकी ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक बाकी है सेठी साहब की, तो सेठी साहब से भी ले लेते हैं उनकी पिक। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है मेरी आज, वो एक ऐसे सेक्टर से है जो आज बिल्कुल फोकस में है, जो केबल वाला जो सेक्टर है। और वहां से मैंने पिक किया है फिनोलेक्स केबल्स को, जो कि अभी 282-283 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी, और हमने ओवर द वीकेंड पॉलीकैब के नतीजे देखे, नतीजे बेहद ही शानदार थे। आज पॉलीकैब में 6-7% की तेजी बनी हुई है। वैसे ही केईआई इंडस्ट्रीज भी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है जितनी केबल बनाने वाली कंपनीज है, जिस तरह से एक 5G का रोल आउट होना है टेलीकॉम स्पेस में, मुझे लगता है उसका फायदा, फिर जो चाइना के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया सरकार ने, तो जो चाइनीज केबल है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से भी इनको फायदा हो रहा है। और फंडामेंटली एक जबरदस्त कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, फिर आपके प्रोमोटर्स 36% ओन करते हैं, और FIIs DIIs भी 47.5% ऑलरेडी ओन करते हैं, और पिछले 2-3 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में 310 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है, तो वो मेरा टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। ओके, तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स पर खरीदारी की राय, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक है। एक ट्रेडिंग कॉल आपके लिए वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। पंचू, फाइनली मेरे रडार पर एक बाय कॉल आया है। स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। 370 का लेवल ब्रेक होने के लिए मैं वेट कर रहा था। अभी 371.50, 371 ये भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है इस पे एक 15 रुपए की मूव आनी चाहिए आज और कल में, तो यहां पर ले लीजिए। 369, 368 तक करेक्टिव मूव आती है तो ऐड करिए। 365 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 5 रुपए की रिस्क, 15 रुपए का टारगेट। एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बैठ रहा है। बिल्कुल, तो अदानी पोर्ट्स यहां पर आपको करनी है खरीदारी। 370 के ऊपर गया है और अब वागले साहब को पसंद आ रहा है। नजर रखिए इस स्टॉक पर। फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर मार्केट का फोकस बहुत ज्यादा है, और उनमें से एक है वेदांता। यहां पर बढ़िया एक्शन हमने देखा है। एक बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी, उतना बड़ा तो डिविडेंड नहीं आया, पर अब आगे की क्या चाल रह सकती है, इस डिविडेंड के पीछे क्या मैथ है, ये हमने पूरी एक्सक्लूसिव रिसर्च करी है, और रिसर्च करके तैयार है वरुण। वरुण, समझाइए कि किस तरह का डिविडेंड इस बार आया है, और क्या यहां से गुंजाइश बनती है कि शायद आगे जाकर भी थोड़ा और एक्शन आते हुए दिखे कंपनी की तरफ से? डेफिनेटली दीप, गुंजाइश तो पूरी बनती है, और कंपनी को देना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो ये कहती है। तो पहले डिविडेंड पॉलिसी समझ लेते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी कहती है कि हिंदुस्तान जिंक से जो भी डिविडेंड मिला है, सिर्फ स्पेशल डिविडेंड छोड़ के उसको हम पूरी तरीके से वेदांता पास ऑन करेगा। ये सबसे पहला क्लॉज है इनकी डिविडेंड पॉलिसी का। दूसरा क्लॉज ये है कि इनके जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है
उसमें से 30% के आसपास ये डिविडेंड डोल आउट करेंगे। वेदांता की ये डिविडेंड पॉलिसी है। अब देखिए FY20 में अगर आप देखें तो 3.9 रुपीज के आसपास का डिविडेंड इन्हें दिया था, तो उसका आप मान के चलिए कि जो इन्होंने प्रॉफिट किया था वेदांता ने स्टैंड अलोन बेसिस पे, उसका तो इन्होंने पास ऑन कर दिया। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान जिंक से 16.5 रुपए का डिविडेंड मिला, सेकेंड टाइम हिंदुस्तान जिंक से 21 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड मिला, तो ये आता है करीब करीब 38 रुपए के आसपास। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की है करीब 65% के आसपास की होल्डिंग। उसके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो पूरी तरीके से आता है कि 28 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वेदांता को एक्चुअली पास ऑन पूरी तरह से करना चाहिए। अब वेदांता ने कितना किया है, तो वेदांता ने किया है केवल 9.5 रुपए का डिविडेंड, तो बचा कितना, करीब 18.5 रुपए का डिविडेंड जो है वो अभी भी वेदांता की तरफ से पास ऑन करना बाकी है। देखिए आप स्टैंडर्ड, अब इन्होंने अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हालात खराब होंगे तो हम शायद डिविडेंड पास ऑन नहीं करेंगे, तो इनका स्टैंडर्ड डिविडेंड हो सकता है कि वो पास ऑन ना भी करे, मत कीजिएगा। लेकिन जो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड मिला है वो तो इनको पास ऑन करना जरूरी है, और वो पूरी तरह से 28 रुपए आता है, तो पहला डिविडेंड 9.5 का आ चुका है। इस पूरे साल में करीब करीब 18 18.5 रुपए के आसपास का और डिविडेंड वेदांता की तरफ से आना चाहिए। एटलीस्ट इनकी खुद की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो ये साफ दर्शाती है। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता के डिविडेंड पर, जहां पर उम्मीद से थोड़ा सा कम डिविडेंड आया है, लेकिन और डिविडेंड की गुंजाइश इस लिहाज से बनती है। वेदांता वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन जैन साहब से एक राय लेना चाहता हूं। जैन साहब, वेदांता पर राय दें, जिन लोगों के पास है, क्या करें, होल्ड करें, निकल जाए, या भाव से बुरा नहीं, और दूसरा साथ ही वेदांता के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक भी, दोनों स्टॉक्स पर। देखिए हिंदुस्तान जिंक तो होल्ड है, और वेदांता भी देखिए एक करेक्शन के बाद एक ऐसे लेवल पे है, और मैं ये कहूंगा कि भाव पे बहुत बुरा नहीं है, डिविडेंड आ रहा है 9 रुपया 10 रुपया, ठीक है डिविडेंड, और फिर बाद में हो सकता है कोई इंटरिम डिविडेंड भी आ जाए, क्योंकि कंपनी को तो देखिए फंड्स की जरूरत है ही, और जो इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो फेल होते हुए दिखी मर्जर वाली, बट और प्लस जो बायबैक वो डीलिस्टिंग वाली। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि कई बार पुट्स के थ्रू इसमें खेल ले वो ज्यादा अच्छा है। 90-95 का पुट्स बेच ले, वहां पे प्रीमियम भी इनमें ज्यादा रहता है, और डिविडेंड के लिए मुझे नहीं लगता कि प्ले करना चाहिए। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, बट अगेन मुझे लगता है 130-35 जो लेवल्स है, 125 से 30 का रेंज है जहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए जिन्होंने भी ले रखा है। एंड डाउनसाइड बहुत कम है, इसीलिए मुझे ये कंफर्ट आ रहा है। 85-90 can be a very good support, but overall I'm not very comfortable with the stock. But yes, Hindustan Zinc is a hold. ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त साफ तौर पर वेदांता और हिंदुस्तान जिंक पर आती हुई। इस बीच बाजार हरे और लाल निशान के बीच में कोशिश कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी 11,900 के आसपास, तो कोई खास एक्शन हो नहीं रहा है। बैंक निफ्टी अपना जोर लगा रहा है, लेकिन उतना लगा नहीं पा रहा है जितना शायद लगे। ये आपके लिए इस वक्त का पूरा एक्शन है बाजार में। थोड़ी देर में मैं बता दूं आपको कि आज 2 और खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब जुड़ेंगे, जो अपने नतीजों पर बातचीत करेंगे। उसके बाद बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बग्गा साहब आपको कुछ बेहतरीन इंसाइट देंगे अमेरिका के चुनाव की। और 11 बजे हमारे साथ आरती ड्रग्स का मैनेजमेंट भी होगा, जो अच्छे नतीजों के बाद अपनी नतीजों पर पूरी विस्तार से बातचीत करेगा। तो ये 3 विशेष कार्यक्रम आपके लिए थोड़ी देर में होने वाले हैं। इस बीच कोफोर्ट, जहां पर 4% से ज्यादा का नुकसान है, खबरें ये भी आ रही कि शायद प्रमोटर्स अपनी कोई स्टेक बेचना चाहते हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी, शायद उसी वजह से ये स्टॉक कमजोर होता हुआ दिखा है। लेकिन एक स्टॉक जिसने कमजोर होने की शुरुआत की है और जिसके आने वाले हैं रिजल्ट, वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के स्टॉक पर एक बार राय ले ली जाए, नतीजे आने वाले हैं आज ही। तो जरा टोरेंट फार्मा पर एक बार कुणाल जी चार्ट्स वार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना है। अनिल जी देखिए, एक रेंज का कारोबार देखने को मिल रहा है, और रेंज अगर आप देखें अनिल जी तो लगभग 2650 नीचे है और ऊपर 2900, यानी कि 250 रुपए की रेंज है जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी इसी रेंज में स्टॉक रहना चाहिए। जब तक 2650 का स्तर न टूट जाए तब तक लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की राय है, और उछाल में 2850 2900 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय है। तो फिलहाल मेरी बने रहने की राय है। और अनिल जी साथ ही राकेश जी और मेरे पास एक कॉल है, तो बिगुल भिजवा दें। बिल्कुल भी तैयार है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। अरे जी देखिए, एल्गो ट्रेड है, खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। भाव चल रहा है 1790 के आसपास। इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। आईटी स्टॉक्स, कुछ एक चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में लगातार हमने ताबड़तोड़ तेजी देखी है और ये स्टॉक्स उसमें से एक है। यहां पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर 1760 का स्टॉप लॉस है। 1840, 1840 से लेकर 1860 के टारगेट जोन के लिए इसको खरीदने की राय है। अच्छा, ये तो ठीक है कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपको पसंद है, 1760 का स्टॉप लॉस, ये सब ठीक है। कुणाल जी, ये फ्लैग पैटर्न मतलब बार बार आप जो झंडों की बात करते हैं, ये किस तरह का झंडा है? अभी थोड़ी देर पहले ये जेके टायर की भी बात कर रहे थे हमारे विश्वजीत, तब भी बोले कि ये कुछ फ्लैग पैटर्न निकल के आया। अभी आप भी किसी फ्लैग की बात कर रहे हैं, ये कौन से देश का फ्लैग है? क्या है क्या ये फ्लैग पैटर्न क्या है? अरे जी देखिए, फ्लैग पैटर्न बहुत कॉमन पैटर्न है, तो इसीलिए इसकी चर्चा हम इतनी सुनते हैं, बहुत ज्यादा बन जाता है। और फ्लैग पैटर्न जी बहुत असरदार होता है। उसकी वजह यह है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड जब चल रहा होता है तो ट्रेंड में करेक्शन के बाद ये पैटर्न बनता है, जबकि बाकी जो पैटर्न्स हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, ये सब रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड जब अपनी चाल बदल रहा होता है तब बनते हैं। तो इसके मुकाबले फ्लैग पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अनिल जी जब आप सुने तो बिल्कुल इस पर ट्रेड करना चाहिए। मतलब ये तेजी वाला है ना? फ्लैग पैटर्न तेजी में ही बनता, मंदी में तो नहीं बनता ना? नहीं, देखिए अनिल जी, उल्टा फ्लैग पैटर्न यानी कि इन्वर्टेड फ्लैग भी बनता है, लेकिन ये जो फ्लैग बना हुआ है ये तेजी का है और बहुत दमदार पैटर्न है। नहीं, अच्छा, मतलब दोनों ही बनता है। वाह, मुझे लगा कि फ्लैग पैटर्न है तो झंडा एकदम हवा में उड़ता हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, उस कंटिन्यू ट्रेंड में और आगे बढ़ रहा है मामला, यानी कि तेजी का ट्रेंड है तो तेजी, मंदी का ट्रेंड है तो मंदी। ठीक है, समझ में आ गया सर? फ्लैग पैटर्न समझ में आ गया, आज कोई टेंशन नहीं है। आइए, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके आने वाले हैं नतीजे। पूजा है हमारे साथ तैयार इस वक्त नतीजों का अनुमान लेकर। पूजा, बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों में इस बार थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेशनली अगर बात करें तो नंबर्स हल्के कमजोर रहेंगे। एनआईआई से अगर बात करें तो करीब 12% की ग्रोथ का अनुमान है। प्रोविजन 135% सालाना आधार पर बढ़ी रहेगी। एक छोटे बेस का भी नुकसान कहीं ना कहीं मिलेगा और उसी वजह से हम देखेंगे कि मुनाफे में 19% की गिरावट होने की संभावना बताई जा रही है। ग्रॉस एनपीए भी यहाँ पर हल्के बढ़े हुए रहेंगे। लोन ग्रोथ में मामूली 7% की बढ़त ही देखने का अनुमान है। अगर इनके बाकी लोन सेगमेंट की बात करें, जैसे कि एसएमई बुक हो गया, अनसिक्योर्ड लोन में जैसे कि इनका क्रेडिट कार्ड सेगमेंट हो गया, और मॉरेटोरियम बुक से जुड़े किस तरह के बयान निकल कर आते हैं इस बार के नतीजों में, ये काफी अहम होगा देखना। हालांकि इस बार तो हम धीमी ग्रोथ का ही अनुमान कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी में जो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े वो हल्के बढ़े हुए रह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बैंक इस तरह से कंट्रोल कर ले अपने नंबर्स को प्रोविजनिंग के फ्रंट पर, या एसेट क्वालिटी या रिकवरी अच्छी हो जाती है, तो वो काफी सरप्राइज होगा कोटक महिंद्रा बैंक की केस में। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक ये है आपके लिए आज नतीजों का अनुमान। नतीजे आने वाले हैं, लेकिन जो नतीजे आ चुके हैं और वो भी बैंक उसी पर करते हैं फोकस, और ये है यस बैंक के नतीजे। आइए, यस बैंक के टॉप मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। करते हैं उनसे नतीजों पर बातचीत न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। एक बार फिर यस बैंक की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 600 करोड़ रुपए का घाटा किया था यस बैंक ने, इस तिमाही में 129 करोड़ रुपए का मुनाफा। एसेट क्वालिटी में भी साफ तौर पर सुधार नजर आ रहा है।
प्रोविजनिंग भी 11% कम की है। तो आइए जानते हैं मैनेजमेंट से कि क्या वजह रही इन दमदार नतीजों के पीछे। हमारे साथ हैं एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब। प्रशांत सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई, एक बार दमदार परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आई है। पिछले साल इसी तिमाही में 600 करोड़ का नुकसान, लेकिन इस बार मुनाफा 130 करोड़ रुपए के आसपास का। क्या खास वजह रही है इन अच्छे नतीजों के पीछे, ये बताएं सर। तो अनिल जी, जो सबसे खास बात है वो ये है कि मार्च में जो बैंक के साथ हुआ तो उसके बाद हम लोगों को अपने कस्टमर्स का बहुत सपोर्ट मिला। उसकी वजह से डिपॉजिट में 6 महीने के अंदर हमारी 29% की ग्रोथ हुई और हमारी कोशिश है कि जब हम साल खत्म करेंगे तो हम 50% से ज्यादा डिपॉजिट की ग्रोथ करेंगे। उसी तरह लोन की तरफ पेंडेमिक होने के बाद भी दूसरे तिमाही में हम लोगों ने कोई 6,000 करोड़ के नए लोन रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में दिए और 1,000 करोड़ के लोन कॉर्पोरेट साइड पर भी दिए। और आने वाली तिमाही में हमारा जो टारगेट है वो हम कम से कम 10,000 करोड़ के नए लोन रिटेल और एमएसएमई में देंगे। इसके साथ साथ हमारी जो फी बेस्ड इनकम है उसमें हम अपने पुराने लेवल पे पहुंच चुके हैं और अगर आप देखें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल पुराने टाइम पर पहुंच गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी पेंडेमिक की वजह से लोन पर एक प्रेशर है एनपीए का, उसकी जो भी क्रेडिट कॉस्ट होगी उसको हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पूरा कर लें और हमें अपने कैपिटल को कोई टच करने की जरूरत ना पड़े। और साथ ही साथ हमने अपनी जो कॉस्ट है उसमें 21% से कमी करी है। तो ये जर्नी भी हमारी कंटिन्यू करेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, अब एसेट क्वालिटी की जो आपने बात की उसी पर आता हूं। ग्रोस एनपीए तिमाही दर तिमाही घटे हैं, नेट एनपीए तिमाही दर तिमाही घटे हैं। तो ये एसेट क्वालिटी में जो मजबूती का और बेहतर होने का जो संकेत और ट्रेंड है, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगा? क्या मानना है आपका सर? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर हम लोगों ने मार्च के बाद एक एसेट क्वालिटी एक ऐसा एरिया था जिस पर पूरी तरह काम किया है और आने वाले समय में हम इसकी और बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे। दूसरी तिमाही में आप देखें हमें 900 करोड़ की रिकवरी हुई, कोई 550 करोड़ इन्वेस्टमेंट साइड पे और 350 करोड़ लोन साइड पर क्योंकि हर कस्टमर से हमारा एंगेजमेंट रिकवरी के लिए बराबर चल रहा है तो आने वाले समय में हमें और रिकवरी के अंदर एक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ओके, परफेक्ट है। तो ये एसेट क्वालिटी में जो सुधार है वो आगे चलते भी बेहतर रहेगा। अब सर आपकी मॉनिटरियम बुक पर बात करना चाहता हूं। इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या इस बार आपके जो कोविड रिलेटेड मॉनिटरियम बुक है उसमें से कुछ प्रोविजनिंग आपने की है नतीजों में सर? तो हमने 1900 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है कोविड रिलेटेड, जबकि अगर आप देखें तो हमने ये डिस्क्लोज किया है कि कोई 9,000 करोड़ के लोन हैं जो कि 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है। तो हम इन सारे हर इंडिविजुअल लोन पर काम कर रहे हैं ये एश्योर करने के लिए कि इनमें से स्लिप ना हो। पर फिर भी इसमें से 2400 करोड़ तो 9,000 में से वो है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो वो एनपीए में स्लिप कर जाते। तो वो 2400 करोड़ तो हम मान के चल रहे हैं कि स्लिप हो गए हमारे। और उसके अलावा जो बाकी 6,500 करोड़ की बुक है तो उसके अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे स्लिपिंग ना हो। पर 1900 करोड़ का जो प्रोविजन है वो अगर हम एक बार मान के भी चले कि ये 9,000 करोड़ पूरा स्लिप करे तो भी उसकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट और उसका जो इंटरेस्ट रिवर्सल है उसके लिए पर्याप्त है। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और, डिपॉजिट्स जो आपकी बढ़ी है लगभग 29%, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो डिपॉजिटर होल्डर्स हैं, जो लोग पैसा बैंक में जमा कराते हैं एफडी या किसी और तरीके से, उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत भरपूर है यस बैंक की तरफ और लगातार बढ़ रहा है वो। लेकिन एडवांसेस आपके 2-2.5% कम हुए हैं, तो ये मिसमैच जो है इसके बारे में बताइए सर। देखिए, हमारे एडवांसेस में भी अगर देखें तो ग्रोथ हुई है कोई 1.5% की। तो हमारी कोशिश ये है कि हम नए अच्छी क्वालिटी के जो लोन है रिटेल, एमएसएमई और कॉर्पोरेट तीनों साइड पे देना हमने शुरू कर दिया है। पर जहां जहां स्ट्रेस बुक है ऑन द कॉर्पोरेट साइड उसके अंदर कोशिश रहेगी अगर जहां पर भी हम बाहर आ सकते हो तो हम आते रहेंगे। तो हो सकता है जो ग्रोथ है वो हमारी सिंगल डिजिट में रहेगी इस साल, पर कम से कम उस ग्रोथ के साथ हमारे पे क्वालिटी एडवांसेस का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा सर, एक जो खबरें अभी आ रही कि डीएचएफएल के कुछ बॉन्ड्स 500 करोड़ रुपए के यस बैंक ने बेचे हैं।
एक बार जरा अंदाजा दें कि कितना एक्सपोजर आपका DHFL ग्रुप में अभी भी है और आगे बैंक की इसको लेकर क्या योजना है सर? देखिए, अब हमारा एक्सपोजर कोई 1100 करोड़ के आसपास बचा है और जिस तरह अब इसका रिजोल्यूशन होने की प्रोसेस में है, तो अब कम ही बचा है हमारा एक्सपोजर 1100। ठीक बात है। अच्छा सर, इस बार त्योहारी सीजन में काफी स्कीम्स ऑफर्स आपके बैंक की तरफ से भी है, ऑटो लोन्स, होम लोन्स वगैरह को लेकर। मैं जस्ट एक अंदाजा आपसे ये लेना चाहता हूं कि इस बार डिमांड किस तरह की, क्या लोग दमदार खर्चा कर रहे हैं, ठंडा है मामला या ठीक ठाक एवरेज सा है, कैसे देख रहे हैं आप डिमांड सर? नहीं, डिमांड तो बढ़ती जा रही है हर महीने, पिछले महीने से ज्यादा डिमांड है। तो जैसे पिछले क्वार्टर में हमने कुछ 6000 करोड़ के रिटेल और MSME लोन दिए थे, उसके अगेंस्ट अक्टूबर के महीने में हमारे पास पूरी बुक है कि कम से कम 3500 करोड़ तो अक्टूबर में ही हो जाएगा। तो हम पूरे क्वार्टर में कम से कम 10,000 कर लेंगे और डिमांड जो है हर तरह से आ रही है, कार लोन्स की तरफ से, होम लोन की तरफ से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन है, कंजम्पशन लोन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है। तो हर जगह से डिमांड तो बढ़ती जा रही है और MSME में भी अब डिमांड शुरू हो गई है। तो ये एक बड़े पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार साहब, वक्त निकालने के लिए, अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और राय देने के लिए। तो बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख रही है तिमाही दर तिमाही, और इस बार फिर से अगर पिछले साल के मुकाबले में आप कंपेयर करेंगे तो मुनाफे इसमें आता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सर, और लगातार 3 तिमाहियों से बैंक है मुनाफे में, ये आपके लिए। थोड़ी देर में बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और जैसे वो कार्यक्रम में शामिल होंगे हम पहुंचेंगे उनके साथ अमेरिका के टूर पर। और मैं आपको बता दूं कि बग्गा साहब के साथ हमने एक विशेष आयोजन किया, और वो ये है कि अब से लेकर रोज अमेरिका के चुनाव तक बग्गा साहब आपके साथ में होंगे। जी हां, हर रोज अमेरिका के चुनाव का पूरा विश्लेषण और पूरा का पूरा कवरेज बग्गा साहब आपके साथ रखेंगे आपके चहेते चैनल जी बिजनेस पर। तो थोड़ी देर में बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तब तक मैं कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेता हूं। पावर ग्रिड, ये स्टॉक कमाल करने के मूड में है, 1-1.25% मजबूत है, 7-8%, और आमतौर पर पावर ग्रिड, NTPC, ONGC ये सारे के सारे शेयर रडार पे आते हैं हमारे सुमित जी के, जो कहीं कहीं सस्ते सुंदर टिकाऊ कॉल ऑप्शन वगैरह भी ढूंढ लेते हैं और पुट ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं, अदरवाइज इन पर नजर भी रखते हैं। तो जरा सुमित जी, पावर ग्रिड पर आपकी राय दीजिए। अनिल जी, पावर ग्रिड लोअर लेवल से एकदम सही बाउंस दिखा रहा है और आज स्टॉक 200 DMA के पास आ चुका है। एक बार स्टॉक 200 DMA लेवल तोड़े, 173 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद ये स्टॉक और अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा और फिर 180 रुपए तक के लेवल पावर ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। 168 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 173 के ऊपर 180 रुपए तक का मूव पावर ग्रिड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए पावर ग्रिड पर आइए करते, अब बग्गा साहब का करते हैं स्वागत और करते हैं अमेरिकी चुनाव पर विश्लेषण बग्गा साहब की तरफ से। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस वीकेंड पे मेरे ख्याल से जो हुई वो ये कि वो नासा के एक एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने वहां से ऊपर से वहां से वोट डाला है, ऐसा सुना है हमने, ये सही सर? जी बिल्कुल, 250 मील ऊपर धरती से केट रूबिन करके एक नासा की एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है अनिल जी 6 महीने से। तो उन्होंने अपना वोट डाला और नासा ने काफी इसको पब्लिश किया कि देखिए आपका क्या बहाना है, अगर 250 किलोमीटर ऊपर स्पेस से कोई वोट डाल सकती हैं एस्ट्रोनॉट, तो आप भी वोट डालिए जाके। तो वोट कैसे डालेंगे सर? या तो EVM होनी चाहिए या पोस्टल बैलेट होना चाहिए, वो तो क्या वहां पे पहुंचाया ऊपर में, कैसे किया है? जी बिल्कुल अनिल जी, ये इनका क्या होता है, ये 1997 से स्पेस वोटिंग चल रही है और यही केट ने 2016 में भी वोट डाला था, 2016 में भी स्पेस से ही वोट डाला था, टेक्सास में रहती हैं। तो इन्होंने अपने को रजिस्टर किया था, एब्सेंटी बैलेट होता है कि जो आप खुद नहीं है उधर, आप रहने नहीं वाले वोटिंग के लिए, तो एब्सेंटी बैलेट इन्होंने रजिस्टर किया। तो वहां के जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उन्होंने ईमेल भेजी नासा को एनक्रिप्टेड, वो ईमेल कंट्रोल सेंटर पे गया ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन से इनको स्पेसक्राफ्ट में ईमेल गया और पासवर्ड केवल इनके पास ही था।
तो इन्होंने वो खोल के ईमेल अपना वोट दर्ज किया, उसको सेव करके ईमेल फिर वापस भेजा। वो ह्यूस्टन आया, ह्यूस्टन से नासा के सेंटर और नासा से सेंटर से उनकी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। तो बहुत ही उम्दा एक चीज है और बहुत अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के लिए। जी अनिल जी। सर आप कह तो रहे हैं कि वो टेक्सास में रहती है, लेकिन हर वक्त इलेक्शन के वक्त कैट रूबिन्स वहां पहुंच जाती है क्या ऊपर अंतरिक्ष में? बाकी चुनाव वापस गए और उसके बाद नीचे। अच्छा सर, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये अर्ली वोटिंग, आप इसका जिक्र पहले भी कर रहे थे और अब बड़ी चर्चा में चल रहा है। अर्ली वोटिंग क्या होता है? हमारे यहाँ तो एक ही दिन होता है, सुबह 6 बजे खुलेंगे, शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे वोटिंग बूथ। अलग अलग मतलब कहाँ दिन जल्दी ढलता है, जल्दी उगता है, सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम, उस हिसाब से होता है। तो लेकिन ये वहाँ अमेरिका में ये अर्ली वोटिंग क्या होती है सर? जी बिल्कुल, ये इन्होंने 2 तरह से वोटिंग शुरू किया अनिल जी। एक तो ये जो मेल बैलेट है जो आप मंगा सकते हैं, और 9 स्टेट्स 50 में से ऐसे हैं जो हर एक आदमी को घर पे चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप वोट कर सकते हैं, इसमें आप हस्ताक्षर करिए और हमें यहाँ पे मुफ्त में आप वापस भेज सकते हैं, या डब्बे लगे हुए हैं दुकानों के बाहर, उनमें आप डाल सकते हैं या पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये मेल बैलेट हो गया। दूसरा अर्ली बैलेट क्या है कि असली में इन्होंने स्टेडियम्स में, यूनिवर्सिटीज में, चर्चेस में, बड़े बड़े हॉल्स में ऐसे हॉल खोले गए हैं जहां पे लोग जाके वोट डाल सकते हैं। और बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, ट्रंप ने भी फ्लोरिडा में अपना वोट डाला इस वीकेंड को, शनिवार रात को अनिल जी, ट्रंप ने भी अपना वोट डाला और उन्होंने फिर कहा कि आई हैव वोटेड फॉर अ पर्सन कॉल्ड ट्रंप। तो ये उन्होंने कुछ ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया कि कहा उन्होंने वोट डाला। और 2 करोड़ ऐसे वोट डल चुके हैं। 4 जी। तो उसमें भी डाउट है क्या सर कि ट्रंप साहब किसी और को वोट दे देंगे? और वो पता नहीं क्यों वो बताना चाह रहे थे सबको कि भाई इतना मैंने पढ़ लिया और मैंने ट्रंप के, एक आदमी ट्रंप है जिसको वोट डाला। तो हम सब वही हंस रहे थे अनिल जी। तो 2 करोड़ ऐसे वोट डल चुके हैं अर्ली वोटिंग के। और जी आप पूरी कीजिए, बात पूरी। जी 2 करोड़ अर्ली वोट डल गए और 4 करोड़ मेल के वोट डल गए। तो 6 करोड़ वोट ऑलरेडी डल चुके हैं। और पिछली बारी 2016 में अनिल जी लगभग 3.3 करोड़ वोट ऐसे डले थे पहले, और 5.6 करोड़ टोटल वोट डले थे। तो ये जो 6 करोड़ का आंकड़ा है, टोटल जो 5.6 वोटिंग से पहले डले थे उससे आगे निकल गया। और उम्मीद यह है कि 8 साढ़े 8 करोड़ वोट डल जाएंगे 3 तारीख आते आते, जो असली तारीख है वोटिंग की। जी अनिल जी। सर आपको नहीं लगता? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास आपके लिए, जो उसका जवाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन सवाल पहले बता देता हूं। सर आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका वालों को हमारे चुनाव आयोग से सीखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से? इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम ऐसा खटखट करते एक दिन में सारे वोट डलवा देते हैं। ये महीनों महीनों तक यही काम करते रहते हैं। उस सवाल का जवाब आप तैयार रखिए। तब तक आप सबके लिए भी एक सवाल है, सबके लिए मतलब हमारे सारे दर्शकों के लिए भी, हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए भी, सारे पैनलिस्ट को भी एक बार ले आओ जरा स्क्रीन पर। आप लोगों के लिए सवाल आ रहा है, और सवाल ये है कि आपको जवाब इस बात का देना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर हम एक पोल करवा रहे हैं। अगर आपको वोट डालने का मौका मिले, अगर मिले तो, कि भाई आपको भी दिया जा रहा है एक मौका कि वोट डालिए, तो आप किसको वोट डालेंगे? एक बार जरा हमारी पूरे एक्सपर्ट्स के पैनल को स्क्रीन पे ले आइए, ताकि मैं उनसे बात करके उनको बताऊं कि भाई आपको भी अगर वोट डालने का मौका मिले तो किसको वोट डालेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को डालेंगे, जो बाइडेन को डालेंगे, और तीसरा जो हमारा अपना यूनिक है, जो मैंने स्पेशली बंसल जी के लिए बनवाया, और उसके बाद सब लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है नोटा। इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों ही हमें पसंद नहीं। वो भी आप कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसकी वोटिंग आपको करनी है। तो आप ये ट्विटर पे जी बिजनेस के हैंडल पे जाइए, मेरे दीप सबके, हमारे सारे एक्सपर्ट्स के हैंडल पे जाइए। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये पोल खुला हुआ है आपके लिए, और हैशटैग का इस्तेमाल करें यूएस इलेक्शंस ऑन जी। तो इसका मतलब आप समझ ही गए कि अमेरिकी चुनावों का पूरा और सटीक कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको जी बिजनेस पर मिलेगा अब से लेकर अमेरिका के चुनाव में। जब तक हम नया राष्ट्रपति ना बना दें,
तब तक बग्गा साहब हिलेंगे नहीं, टस के मस नहीं होंगे, पूरा अमेरिका में सरकार बनाने के बाद ही दम रहेंगे। तो बग्गा साहब ये पोल खुल गया है, आप भी अपना वोट डालें, सब लोग डालें, कम से कम यहाँ तो डाल ही सकते हैं, ट्विटर पे अमेरिका में जाके डालें ना डालें, तो आप भी अपनी राय दें, आप किसको वोट करना चाहते हैं, पता चले कि भारत के लोग क्या सोच रहे हैं। अब बताएं सर, ये हमारे यहाँ तो इतने आसानी से इलेक्शन हो जाते हैं, अमेरिका वाले इतना टाइम क्यों लगाते हैं सर? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, हम और ये सराहना करनी पड़ेगी हमारे इलेक्शन कमीशन की, जिस तरह से हम पहुंचते हैं, और इतने वोट किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि चाइना में तो एक पार्टी खड़ी होती है तो वो सब मार मूर के उनसे एक कम्युनिस्ट के लिए वोट डलवाते हैं। तो डेमोक्रेटिक वोट भारत में सबसे बड़ा डलता है, और ये बहुत ही सराहना करनी पड़ेगी। जो हमारा वीपैट है, जो हमारा ईवीएम है, जिस तरह से वोट डलते हैं, और पूरा एक मुस्तैदी के साथ सीआरपीएफ पहुंचता है, सीआईएसएफ पहुंचता है, 6 लाख गांवों में पहुंचाते हैं। तो कंपैरिजन बहुत ही बड़ा है कि अमेरिका में आप देखिए कि मुश्किल हो रही है। न्यूयॉर्क में वोट डल रहे थे संडे को, तो मैं अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 4 घंटे उनको खड़ा होना पड़ा, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लाइनें थी या मतलब बहुत ज्यादा लोग थे, बट लाइनें बहुत बड़ी थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और उस सब के चलते। उन्होंने कहा 3 तारीख का पता नहीं कितनी भीड़ होगी, मैंने सोचा आज ही वोट डाल लूं, और उनको 4 घंटे लग गए। और ट्रंप के सपोर्टर्स गाड़ियों में बड़े बड़े बैनर लगा के जोर जोर का हॉर्न करते हुए जा रहे थे उनके सब तरफ, तो ना लोगों को थोड़ा डराने के लिए भी। ये सब भारत में नहीं चलता। पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे कि वोट स्टैंपिंग हो रही है, बूथ कैप्चर हो रहा है। अब इतनी स्ट्रांग पैरामिलिट्री फोर्स रहती है कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह का सवाल नहीं होता, या वोटर इंटिमिडेशन का सवाल नहीं पैदा होता है। तो सराहनीय है, भारत इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सराहनीय है। जी अनिल जी, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ वोटिंग होती है, और एकदम फेयर वोटिंग होती है। अब आजकल तो मतलब है ना, जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं ना, नेता लोग, वो सामने वाले उम्मीदवार से कम डरते हैं, चुनाव आयोग से ज्यादा डरते हैं। बोले चुनाव आयोग ना देख रहा हो, बस ये ध्यान रखें। तो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जी बिजनेस पर इलेक्शन का पूरा कवरेज हर रोज सुबह, बग्गा साहब तो आपके साथ हर रोज होंगे अब से लेकर इलेक्शन तक, जब तक कि नई सरकार न बना दे अमेरिका में, तब तक। और इसके अलावा हम कुछ और विशेष आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिसका मैं आपको थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा। लेकिन हर रोज आपके लिए एक पोल भी होगा ट्विटर पर, जिसमें अमेरिका के चुनाव से जुड़े आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। और आज का पोल आपने देख ही लिया। अगर आपको मौका मिले तो आप किसे वोट देंगे, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, या इनमें से कोई भी नहीं। ये हैशटैग US इलेक्शंस ऑन जी, इसका इस्तेमाल करें। तो आइए, तो ये आपके लिए US इलेक्शन पर खास पेशकश हमारी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब, आपका वक्त निकालने के लिए, इनसाइट देने के लिए। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का भी हम धन्यवाद करेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का शुक्रिया, सुमित जी, जय ठक्कर, सेठी साहब, और साथ ही राजेश पालिया साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आज अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। ब्रेक के उस पार मैं आरती ड्रग्स के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा, और हमारे साथ कंपनी के CFO अधीश पाटिल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। नतीजों पर हम उनसे विस्तार से बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन ब्रेक लेने के पहले, क्योंकि शो का समापन यहाँ हो रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के मैनेजमेंट से। तो आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हर रोज की तरह हम देश के प्रति सम्मान के साथ शो का समापन करेंगे, और बिगुल के साथ हम सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे और सम्मान करेंगे, जय हिंद।